इस देश में आतंकवादी घटनाएं जब जब बढ़ी हैं, जब जब इस देश में कांग्रेस की सत्ता रही है, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। ये जो घुसपैठिए बैठे हैं यहाँ पे, शरणार्थी बैठे हैं, इनको हमें बाहर लड़ने की जरूरत नहीं है। पहले ये जो घर में बैठे इनको बाहर खदेड़ा जाए। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डेस्क पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी वारदात हो रही है जिसने पूरे देश को हिला दिया। जी हाँ, 10 नवंबर को देश की धरोहर लाल किले के ठीक पार एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र द्विवेदी जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। रविंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीएचएसएस संघ के। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ऐसी घटना, इसे दुर्घटना कहेंगे, जो हमारे देश में हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुई है। जी, ना ये घटना है ना ये दुर्घटना है। घटना और दुर्घटना में दोनों में अंतर है। ये आतंकवादी एक क्रिया है जो आतंकवाद के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई है। मैं सबसे पहले तो जो व्यक्ति इस जगह पे हत्याकांड हुआ है, जिनका मैं हत्याकांड ही कहूंगा क्योंकि ये जानबूझ करके किया हुआ कृत्य है, तो सबसे पहले तो उनको मैं विनम्र तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हे भगवान, उनके परिवार को इस बड़े जो उनके साथ घटना हुई है उसको सहने की शक्ति दें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में आतंकवादी घटनाएं जब जब बढ़ी हैं, जब जब इस देश में कांग्रेस की सत्ता रही है, और 10 साल का रिकॉर्ड रहा है। पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी, मगर इन 2 सालों के अंदर जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को थोड़ा बहुमत मिला, थोड़ी सीटें बढ़ी, पूरे देश में ऐसी घटनाएं वापस चालू हो गई। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। सरकार तो फिर, अगर आप सरकार पे आ रहे हैं, राजनीति पे आ रहे हैं, तो सरकार तो फिर इस वक्त एनडीए की सरकार है। वही मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज 15 से 20 दिन पहले राहुल गांधी जी एक स्टेज में जाकर के बोलते हैं कि इस देश में बम फूटने वाला है, हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद ये होता है कि राहुल गांधी को भी इस जांच के घेरे में लेना चाहिए। और ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है सनातन को मिटाने की, जिस तरीके से कर्नाटक सरकार में बैठा एक मुसलमान बोलता है कांग्रेस मतलब मुसलमान, तो कांग्रेस यानी मुसलमान, तो कांग्रेस को जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं देश में, वहां मुसलमानों का ही हाथ आता है। तो अगर कांग्रेस माने मुसलमान, तो मुसलमान आतंकवादी। सर, जवाबदेही मोदी जी को नहीं लेनी चाहिए, जवाबदेही गृह मंत्रालय को नहीं लेनी चाहिए। मोदी जी और गृह मंत्रालय पूरी जवाबदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, और देश देखेगा कि सत्ता जिनके हाथ में है वो ऐसे जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो ऐसे आतंकवादी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि उनके 7 पुश्तों की रूह कांप जाएगी। देश तो सर देख ही रहा है, कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, देख ही रहे देश। हाँ, तो देश देख रहा है। पहलगाम में जो जिन लोगों ने किया, आज उनकी पुश्तें कांप रही है। आज पाकिस्तान को जो जवाब दिया है मोदी जी ने, जो इस देश की सरकार ने, कभी इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई है कांग्रेस के राज्य में, कभी कांग्रेस ने चू से मुंह नहीं किया, चाहे मुंबई में 26/11 हो, चाहे इसके पहले तो हम में आदत पड़ गई थी। हमें तो घर से निकलने के समय ये महसूस करके निकलना पड़ता था कि वापस हम घर पे जाएं कि नहीं, मगर पिछले जो 10 सालों का रिकॉर्ड रहा है,
उन रिकॉर्डों को खत्म करने के लिए, और खत्म कैसे कर रहे हैं, पूरे विदेशों में जाकर के आतंकवादी संगठनों से राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से आतंकवादियों के साथ में जो देश को खंडित करने वाले चाहे खालसा पंथ के लोग हों। शायद कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बिंग कट रही है सर, आपका कोई इशू आ रहा है। ठीक है, बोलिए। अभी आ रही है आवाज बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो जिस तरीके से देश में घटनाएं हो रही हैं, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। जब से मोदी जी की सीटें कम हुई हैं, पूरे देश में नहीं विदेश में सत्ता के लालच में इन्होंने जिस तरीके से देश को अस्थिर करने का कार्य किया है, जिस तरीके से देश में युवाओं को भड़काने का कार्य किया है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का कार्य किया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस इस देश से प्यार नहीं करती, वो केवल सत्ता की भूखी है, और खास करके गांधी परिवार। चलिए कांग्रेस का मान लेते हैं, अब मोदी जी के राज में क्यों हो रहे हैं सर? पहलगाम किसके राज में हुआ? पुलवामा किसके राज में हुआ? मोदी जी के राज में ये तो बहुत बड़ी घटना होनी थी। मोदी जी के राज में आप संरक्षित है, सुरक्षित है, उन्होंने दिखा दिया। जिस तरीके से केमिकल फैक्ट्री पकड़ी गई, जिस तरीके से अहमदाबाद में डॉक्टर पकड़े गए, जिस तरीके से विस्फोट बरामद हुआ, ये तो एक छोटी सी घटना में ही निपट गए। नहीं तो अगर कांग्रेस का हाथ रहता था तो पूरा खत्म करने के चक्कर में थे। अच्छा, कांग्रेस का राज होता तो खत्म कर देते। मतलब आप सीधा सीधा कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी कमियां क्यों नहीं गिनवा रहे फिर? रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है जी, बताइए। इस देश में कांग्रेस सनातन की सबसे बड़ी शत्रु पार्टी है। सनातन को नष्ट करने के लिए ये एन कैन पिकरेण हर कार्य कर रहे हैं। इनको संविधान बदलना पड़ा, संविधान बदला। ये जो इनसे हो सकता है सनातन को नष्ट करने का कार्य ये कांग्रेसी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा आतंकवादियों से भी अगर शत्रु है कोई सनातन का तो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी है। चलिए आप एक बात का फिर जवाब दे दीजिए कि अब जो सत्ता में है सवाल तो उससे पूछे जाएंगे ना सर? नहीं तो हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो जवाबदारी ले रहे हैं। सत्ता मोदी जी ने तो कहा, जिन लोगों ने कृत्य किया है वो ये ना समझे कि ये कांग्रेस का राज्य है। उनकी 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। ये मोदी जी ने भूटान से ऐलान कर दिया है और आपको इसका हश्र जल्दी देखने को मिलेगा। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा इस देश में। बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए ना। आप बताइए किस तरीके से हादसे हो रहे हैं, और जो अभी जो निकलकर कड़ियां निकल के आ रही है कि इनका पूरा प्लानिंग था 6 दिसंबर को इन्होंने पूरा विस्फोट करना था। तो अभी पूरी कड़ियां निकल रही हैं, पुलिस जो है जांच कर रही है, सारी हमारी एटीएस की टीम जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि लाल किले के बाहर क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद थी जिस समय ये घटना को अंजाम, मैं वहीं मौजूद थी। जो वहां पर एक सीन था, मैं आपको खुद अपनी वारदात बता रही हूँ कि वहां ऐसी भगदड़ मच गई। मतलब पूरे षड्यंत्र के साथ वहां पर हुआ। सुबह फरीदाबाद में पकड़े जाना, फिर यहाँ पर किस और इशारा दे रहा है ये? क्या अब ऐसे हाथ से थमेंगे नहीं? ये पूरा खुला चैलेंज दिया है सरकार को, क्योंकि सीज फायर हो जाता है ना हमारे देश में। मैं आपके माध्यम से और इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ चैनलों के माध्यम से बोल चुका हूं कि इस देश में सबसे पहले जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाए, जो शरणार्थी हैं उनको इस देश से निकाला जाए, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। क्योंकि मुसलमानों की आबादी तभी तक शांति रहती है जब तक इनकी 5 से 6% आबादी होती है। जहां इनकी आबादी बढ़ती है वहां पे ये दूसरे पंथ को, दूसरे धर्म को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये कितने भी पढ़े लिखे जाए, जो लोग बोलते हैं कि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं होता, इसके लिए ऐसे कृत्य करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मुसलमान कितना भी पढ़ जाए, वो डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए,
इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, मगर जब तक उनके दिमाग में मजावी कीड़े रहेंगे, जब तक उनके दिमाग में 72 रूरों का ख्वाब रहेगा, तब तक हर मुसलमान यही करेगा जो दिल्ली में डॉक्टरों ने किया है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है जो बात आपने कही है, मैं भी यही पूछने वाली थी अभी आपसे कि कहते थे कि मुसलमान कम पढ़ा लिखा है तो इन वारदातों को अंजाम देता है या इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, लेकिन अब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर का ये गैंग सामने आ रहा है पूरा का पूरा, मतलब इसमें तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिस मजहब में जो इनकी आसमानी किताब है, जिस तरीके से इनके मुल्ला मौलवी मदरसों में सिखाते हैं, बचपन से इनके दिमाग में भरा जाता है कि आप अनपंथ को खत्म करो, आपको 72 हुर्रे मिलेंगी, आप इस्लाम का प्रचार प्रसार करो। ठीक है, आप अपने मजहब का प्रचार प्रसार करिए, मगर जिस तरीके से दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को नष्ट करना सिखाया जाता है, ये किसी भी पंथ में नहीं सिखाया जाता है, वो केवल इस्लाम में सिखाया जाता है मौलवियों के द्वारा और मदरसों के द्वारा। तो मैं देश की सरकार सुन लीजिए, गलत है सर, पूरे धर्म को टारगेट करना भी तो गलत होगा ना। हाँ, हम आतंकवाद के खिलाफ हम बात कर सकते हैं। बताइए, धर्म ही नहीं है, धर्म के जो लोग होते हैं वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, मजहबी लोग हैं, और मजहबी लोग है ना कभी आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते। पूरा विश्व देख रहा है, जहां पे इनकी आबादी बढ़ती है वहां पे अपना कब्जा जमाना चालू करते हैं, दूसरे पंथ के लोगों को नष्ट करने का कार्य करते हैं, दूसरे धर्म को मिटाने का कार्य करते हैं। ये इनके मजहब में लिखा है, इनकी किताब में लिखा है, ये मैं नहीं कहता हूं। एक्स मुसलमान आपके चैनलों में बैठ करके वो खुद बताते हैं, जो इस्लाम से अपने आप को अलग करके बैठे हैं, हजारों नहीं लाखों एक्स मुस्लिम हैं जो बताते हैं इनकी कुरीतियां। आज आप देख लीजिए, मुंबई बम, एक मिनट, मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी जिसको फांसी हुई, मालूम है कौन था? याकूब मेमन। बिल्कुल। वो कौन था? प्रोफेसर है। आज जो दिल्ली बम ब्लास्ट में पकड़े गए वो कौन है? ये डॉक्टर हैं। कानपुर में एक IAS ऑफिसर, वो अपने लोगं को धर्म बदलने के लिए उकसा रहा था कि आप अगर धर्म बदलते हैं तो मैं आपको ये फायदा पहुंचाऊंगा। आज जो कौन सा मौलवी पकड़ा गया, बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं जो अभी तक का पूरा अपडेट है। बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते हैं। 1947 में जिस तरीके से हिंदुओं को कत्लेआम करके पाकिस्तान से भेजा गया, उस टाइम पे कौन सी बाबरी मस्जिद का बदला लेना था? कश्मीर से 1990 में जिस तरीके से पंडितों को भगाया गया, उनका कत्लेआम किया गया, उसमें कौन सा बाबरी मस्जिद थी? आजादी के पहले कलकत्ता में नोआखाली में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसमें कौन सी बाबरी मस्जिद थी? देखिए, ये सब जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि बाबरी मस्जिद के कारण, और बाबरी मस्जिद राम मंदिर में बनाई क्यों गई, अयोध्या में क्यों बनाई गई? हम अगर जाकर के मक्का मदीना में राम मंदिर बनाएंगे, बनाने देंगे हमें? हम तो ये चुप बैठेंगे? मान लो हम अपनी ताकत से वहां पे मंदिर बना लें और इनकी आबादी ज्यादा हो गई, इनकी कानून इनका आ गया, सरकार इनकी आ गई, हमने तो 500 साल अपने देश में भगवान राम के लिए जंग लड़ी, कोर्ट कचहरी गए, हमने अपनी मर्जी से मंदिर नहीं बनाया। बिल्कुल। देखिए, कुछ तरीके की कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है, कुछ सोशल मीडिया पर अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ ये बातें सामने आ रही है कि बिहार चुनाव को प्रभावित करने की, मतलब दिल्ली ब्लास्ट के जरिए बिहार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बताई जा रही है। कुछ ऐसे आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वगैरह, अपडेट्स वगैरह। जब विरोधी पक्ष हारने लगता है और उनको जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है और विरोधी विपक्ष कहीं ना कहीं इनसे संलिप्तता है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में मैं कहूंगा 90% मेरी बात सच निकलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से मिल रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने मंचों से बम ब्लास्ट होगा चिल्ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि इनकी एक पूरी प्लानिंग थी, जो प्लानिंग फ्लॉप हो गई, और इस प्लानिंग जो फ्लॉप हो गई और इनके दामन में कोई दाग ना लगे, इसलिए इलेक्शन और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या 1992 में जो बम ब्लास्ट मुंबई में हुआ,
तो क्या वहां पे आतंक का इलेक्शन था? इसके बाद 2006 में बम ब्लास्ट हुआ ट्रेनों में मुंबई में, तो क्या आतंक वहां पे इलेक्शन था? 26/11 का जो हमला हुआ मुंबई में, तो क्या आतंकवाद उस समय इलेक्शन था? मुझे तो कह रहे हैं कांग्रेस की मतदान जवाब से दें। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि मतदान से ठीक पहले इस की जो ब्लास्ट की टाइमिंग है इस पर कड़ी टिप्पणी कर रहे हैं कांग्रेस के कई नेता। कांग्रेस के लोगों के साथ अब वही व्यवहार होने वाला है इस देश में, क्योंकि इस देश का युवा कांग्रेस की नीति और इनके षड्यंत्रों को जान गया है। जिस तरीके से नेपाल में मार के लोगों ने वहां के सत्ताधारियों को भगाया, उसी तरीके से अब ये विपक्ष के लोग भारत में मार खाने वाले हैं अगर इनका कृत्य इसी तरीके से रहा। सर आगे आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से ये वारदात हुई? मेरा सवाल ये है कि लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, लोग सिक्योरिटी पे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे 370 आप पहले लोगों ने तो मैं कहूँगा, 370 सबसे बोली। पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये राहुल गांधी की जो जमानत है, जमानत से इनको तुरंत इनकी जमानत रद्द करके इनको जेल में डाल दिया जाए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए उतना ही खतरा है जितना ये आतंकवादी है। दूसरी बात कहूंगा, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून किया जाए। घुसपैठे हैं जो शरणार्थी हैं उनको तुरंत देश से निकाला जाए और देश में सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण। आप बाहर कब लड़ेंगे? आप पहले जो देश के अंदर है उनको कैसे उनका कैसे निपटारा करेंगे? उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। ये जो घुसपैठिए बैठे हैं यहाँ पे, शरणार्थी बैठे हैं, इनको हमें बाहर लड़ने की जरूरत नहीं है। पहले ये जो घर में बैठे इनको बाहर खदेड़ा जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि देश की जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू किया जाए। जो शरणार्थी है उनको देश से तुरंत निकाला जाए। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू किया जाए। कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू किया जाए। ये जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 10-10 बीवियां रख रहे हैं, ये सब बंद जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरीके से डेमोग्राफी चेंज होगी और हिंदुओं का बुरा हाल होगा। इसलिए अभी सारे सनातन के लोगों को इस समय जागरूक होने की आवश्यकता है। सभी देश के साधु संतों को अभी सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है कि सरकार जल्द से जल्द ये दो कानून पारित करे इस देश में। एक तरफ हिंदू एकता यात्रा निकल रही थी और दूसरी तरफ ये विस्फोट हुआ, इसको कैसे देखते हो? एक तरफ हिंदू एकता यात्रा की बात कर रही है, आपको पता होगा बाबा बागेश्वर दिल्ली से वृंदावन की यात्रा में है और उसी दौरान दिल्ली में 7 नवंबर को मैं उस यात्रा में शामिल होकर के दिल्ली से मुंबई निकला हूं और मुझे कहीं ना कहीं जिस तरीके से फरीदाबाद में इतना विस्फोट बरामद किया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे आशंका पैदा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये उस यात्रा को भी बाधित करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रच सकते थे ताकि वहां पे हजारों नहीं लाखों हिंदुओं की हत्या की जा सके। जी, इसमें कोई शंका की बात मैं बाहर बयान नहीं दे रहा हूं। मुझे ऐसी आशंका है क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा से ही यात्रा होके निकली है, कहीं ना कहीं मुझे शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि बागेश्वर बाबा की यात्रा को बाधित करने के लिए, कलंकित करने के लिए लाखों हिंदुओं की हत्या करने का प्लान था इन लोगों का। क्या हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू को खतरे में डाला जा रहा है एक पार्टी के कारण, और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जिस दिन इस कांग्रेस पार्टी का इस देश से बुरी अवस्था बन जाएगा, हिंदू स्वतंत्र हो जाएगा, हिंदू जागरूक हो रहा है और जल्द ही हिंदू ही इनका बुरी अवस्था बांधने वाले हैं। तो मोदी जी का राज है, मोदी जी के राज में भी अगर हिंदू खतरे में है तो फिर हिंदू कहाँ जाए? हिंदुत्व की पार्टी है ऐसा वो बोलते हैं। मोदी जी के राज में हिंदू बच गए। अगर इनके राज में होते तो बागेश्वर बाबा यात्रा नहीं निकाल सकते। हिंदू बेचारे है ना, कत्लेआम नहीं किए जाते थे। मोदी जी के कारण ही आज की डेट में हिंदू सर उठा करके बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदुओं को तो इस तरीके से दबा दिया गया था जैसे हिंदू बाहर का है और जो मलिच्छ यहाँ पे बैठे हैं वो इस देश के हैं। आप पूरी कौम को आप एक तरह से इतना गलत शब्दों से नवाज रहे हैं इस वक्त।
मैं पूरी कौम को नहीं बात कर रहा हूं, मैं उन मजहबी लोगों को बोल रहा हूं जो मजहबी लोगों के दिमाग में हाथ तरुरे घूम रही हैं। वो मजहबी हम्म लोग कभी भी किसी भी देश के नहीं हो सकते। और अगर इनकी क्या कौम मुसलमान इतनी अच्छी है हम्म, जी, क्या मुसलमान भारत देश का नहीं है? मुसलमान भारत देश का नहीं है। मुसलमान भारत देश का होता तो वंदे मातरम गाता था। मुसलमान भारत देश का होता तो आतंकवादियों का विरोध करता था। मुसलमान भारत का होता था तो इस देश की संस्कृति का पालन करता था। मुसलमान भारत का होता था तो इस देश के जो संविधान की दुहाई देता है उस संविधान को मानता था। मुसलमानों को अगर आप एकांत में पूछिए तो उनके दिमाग में उनके जो शरिया का भूत सवार है, वो अपनी शरिया लागू करने के लिए इस देश को गजवाई हिंद बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुसलमान अगर इस भारत का होता था, अगर जो मुसलमान इस भारत का है वो इनके विरोध में खड़ा है, वो बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल है। यात्रा में मुसलमान भी इस बहुत भारत का मुसलमान बिल्कुल हम बिल्कुल हम हम मुसलमान सारे मुसलमानों की बात नहीं करते। हमारे बीच में अब्दुल कलाम थे, हम अब्दुल कलाम को कभी नहीं टारगेट करते। हम याकूब मेमन को बोलते हैं। हम्म आप देखिए मुसलमानों की नियत। अब्दुल कलाम की यात्रा में जो उनकी 100 यात्रा निकली, वहां पे 1000 मुसलमान नहीं थे। और याकूब मेमन के जो 100 यात्रा थी, उनकी 100 यात्रा में लाखों लोग थे। तो हम कैसे मुसलमानों को मान सके कि भारत के हैं, जिसमें याकूब मेमन ने हजारों निरपराध लोगों की हत्या में शामिल था, बम ब्लास्ट में शामिल था मुंबई के। तो ऐसे मुसलमानों पर हम कैसे उनका रिस्पेक्ट कर सके, कैसे इज्जत कर सके, कैसे बोल सके कि भारत के और ये भारत के प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है ना सर, देखिए जब हादसा होता है तो सब लोग उसको ताजा ताजा याद करते हैं, कैंडल निकालते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन हम क्या अब आपको लग रहा है इंसाफ मिलना चाहिए? देखिए ये और मिलना दुर्भाग्य है। भी चाहिए तो कैसे मिलेगा? मिलना भी चाहिए तो आखिरकार मिलेगा कैसे? आप कांग्रेस को तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन आखिरकार मिलेगा कैसे? हाँ, आवाज सारे चली गई थी लोगों सर। को हाँ, मिल बताइए। करके इस देश को अगर बचाना है, इस देश के संविधान को हम्म बचाना है, तो अपने अपने स्वार्थों का हम्म त्याग करके ऐसे मजहबी लोगों का हम्म विरोध करना पड़ेगा। ऐसे जो हम्म आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कट्टरपंथी हम्म लोग हैं, उनको इस देश से निकाला करना पड़ेगा। इस देश में कॉमन नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। इस देश में जो विदेशी हम्म घुसपैठी है उनको निकालना पड़ेगा। रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से बाहर भगाना पड़ेगा। अगर ये चीजें नहीं हुई हम्म तो इस देश को, इस संविधान को और समस्त हिंदू पंथ और प्लस इस देश में हम्म जितने भी पंथ हैं, सबके लिए आगे हम्म 10 से 5 साल में खतरे का निर्माण होने वाला है। खतरे की घंटी बज रही है। अच्छा, खतरे की घंटी बज रही है। मोदी जी के राज में भी अब खतरे की घंटी बज रही है। मोदी जी 2 साल 3 साल संभालेंगे। मोदी जी के जाने के बाद आप किसके भरोसे रहेंगे? अगर इस देश हम्म को बचाना है तो इस देश में कुछ हम्म चीजें हैं, उनको सख्ती से लागू करना पड़ेगा और उसमें सभी सनातन धर्म के मानने वाले सभी पंथ के लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। वरना इस देश में जिस दिन सनातन धर्म का नष्ट हुआ, उस दिन से सारे पंथ नष्ट होना तय होंगे। उसी दिन से इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खतरे में है क्योंकि विपक्ष लगातार किताब उठा के खड़ा हो जाता है कि संविधान संविधान खतरे में, संविधान संविधान खतरे में। खतरे में है, सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष के कारण। क्योंकि विपक्ष के स्वार्थी लोग जो वोट की राजनीति के कारण इस देश का माहौल बना करके रखा है, उस कारण इस देश का संविधान खतरे में है, ना कि सत्ता पक्ष के कारण। क्या आम जनता भारत में सुरक्षित है, सेफ महसूस कर सकती है? आज जनता भारत में सुरक्षित अगर नहीं होती थी, पिछले 10 साल का आपको मैं रिकॉर्ड दे सकता हूं कि पिछले 10 साल में कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। जैसे ही कांग्रेस के कुछ सदस्य बढ़े, वैसे ही आज ये देश में घटनाएं चालू हो गई। पत्रकार के नाते नहीं, आज एक आम इंसान के तौर पे आपसे सवाल पूछती हूँ। दिल्ली जी, में सवाल ये उठता है कि पहले 2014 से पहले को ब्लास्ट होते थे, लेकिन आज ब्लास्ट ये दिल्ली का
किस ओर इशारा दे रहा है? क्योंकि सब यही बोल रहे थे 2014 के बाद कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा। आपने एक रील भी वायरल देखी होगी कि एक है शख्स जो बोल रहे हैं कि दो यहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं होता अब इस तरीके की। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं चांदनी चौक पे थी, वहां पर हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं, तो वहां पर पब्लिक ओपिनियन ही चल रहा था जिस समय ये विस्फोट हुआ। वो सरदार जी की भी रील जो है वायरल हुई है, उसमें वो बोल रहे हैं विस्फोट नहीं हुआ, और तुरंत एकदम से दिल्ली में विस्फोट और वहीं चांदनी चौक पे हो रहा है। तो एक आम जन के नाते आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप इतनी बात कर रहे हैं तो आम जन ये कैसे सुरक्षित महसूस करे? विपक्ष और सत्ता पक्ष पे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आम जन की क्या गलती है? मुझे उसका जवाब चाहिए। देखिए, उस आमजन में मैं भी शामिल हूँ और मुझे भी एक दुख है जो उस घटना में शिकार हुए लोग। मगर जिस तरीके से व्यवहार इस देश में विपक्ष का है, तो हम्म। सबसे पहले देश के लोगों को ऐसे विपक्ष को उखाड़ के फेंकना चाहिए जो अपनी वोट की राजनीति के चक्कर में ऐसे लोगों के लिए हम्म। समर्थन करे, ऐसे लोगों के साथ में खड़े हो जाए जो इस देश में हम्म। आतंकवादी घटना का अंजाम देते हैं। कर्नाटक में हम्म। एक आतंकवादी बंद है और उसके 2 दिन हम्म। पहले आपकी आवाज। चैनल में, हम्म। अरे यार न्यूज चालू है तुम खूब। तो इस तरीके से पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से आतंकवादी की वहां पे कर्नाटक सरकार मेहरबानी कर रही है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का माफिया पंजाब में सत्ता के लोगों का साथ मिलकर के सुख भोग रहा था और उसी आतंकवादी अपना माफिया को उत्तर प्रदेश में जय श्री गणेश हो गया। तो आज उत्तर प्रदेश में कल तक क्या था? इसलिए सत्ता में जो बैठे लोग हैं, अगर उस देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए नहीं सोचेंगे तो इसी तरीके का हम्म। होगा। और कांग्रेस ने कभी भी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए नहीं सोचा, केवल एक दो तो आप प्रधानमंत्रियों उन्हें के अलावा देशद्रोही और कह रहे उसका हैं? आप उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं? बिल्कुल। जिन लोगों ने सनातन को नष्ट करने का कार्य किया है वो मुझे हम्म। देशद्रोही ही नजर आते हैं। ये हम्म। देशद्रोही नहीं होते तो इस देश के हित के लिए कार्य करते थे, इस देश को अस्थिर करने का कार्य नहीं करते थे। विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना। विपक्ष का सवाल काम ही है पूछना सवाल अलग, पूछना। सवाल पूछना अलग होता है। हम्म। सवाल आपका हक है, आप सवाल पूछिए। अगर सत्ता पक्ष के लोग गलत करते हैं उसके लिए आंदोलन करिए, मगर उसका ये मतलब नहीं है हम्म। कि जो देश को खंडित करने के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ जाकर के आप मीटिंग करिए, देश को विदेशों में जाके बदनाम हम्म। करिए। और सबको पता हम्म। है कि राहुल गांधी आज क्या हम्म। कर रहे हैं। हर हम्म। इन्होंने बहुत कोशिश की। इन्होंने आज हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी सबको बदनाम करने की कोशिश की, मगर हम्म। क्या हुआ? देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता जानती है। जिस तरीके से इन्होंने हम्म। नेपाल बनाने की कोशिश की भारत को, तो यहाँ की हम्म। जनता ने जब जवाब दिया, यहाँ के यूथ ने जब जवाब दिया, तो ये हम्म। शांति से बैठे। और मुझे कहीं ना कहीं हम्म। गंध आ रही है कि ये जो जिस तरीके से राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि इस देश में बम फूटने हम्म। वाला है, बम फूटने वाला है, हाइड्रोजन फूटने वाला है, हम्म। तो इनको भी जांच के हम्म। घेरे में लेने की आवश्यकता है। अरे वो तो सर अपने हाइड्रोजन बॉम्ब और अपने एटम बॉम्ब की बात कर रहे थे ना। अरे तो उनका कौन सा आइटम बम है? वही तो, उसी की तो जानकारी देश के लोगों को चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हम्म। थे। कहीं यही तो नहीं था जो फूट गया अभी? हम्म। मैं ये एक आज बहुत पर बड़ा एक आरोप आप महीने लगा से रहे हैं। एक महीने से लगातार अपने मंचों से जो व्यक्ति चिल्ला रहा है कि इस देश में बम फूटने वाला है, बम फूटने वाला है, या तो वो हम्म। इसका जवाब दें कि उनको कैसे पता था कि इस देश में बम फूटने वाला है, इस देश में आग लगने वाली है, कैसे पता था? अरे वो किस तो कारण सर बोल वोट रहे थे इस चोरी देश में वाला जो आग अपना बम लग, लेकर ऐसा तो बैठे हुए नहीं? थे। आवाज चली गई।
हंसी आ रही है। आवाज नहीं आई, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोबारा जवाब दो। मैं यही बोल रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये जो बम फूटेगा, आग लगेगी, तो ये इनके दिमाग में इन्हें पहले से तो नहीं पता था कि भाई यहाँ पे आरडीएक्स आ चुका है, यहाँ पे बम फूटने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एजेंसियां इनको हाँ। भी अपने ताबे में लेकर के इनके ऊपर भी जांच करनी चाहिए। बिना प्रमाण के आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बिना प्रमाण के क्या फैक्ट है आपके पास? मैंने स्वयं राहुल गांधी को कैसे मालूम कि भाई यहाँ पे बम फूटने वाला है, आग लगने वाली इस देश में? उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर कोई व्यक्ति अब मंचों से जा जाके 1 महीना पहले से चिल्ला रहा है कि देश में बम फूटने वाला है, आग लगने वाली है, हाइड्रोजन फूटने वाला है, तो क्यों बोल रहा था? उसका जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो हाइड्रोजन बम तो वो अपने बम की बात कर रहे थे जो चुनाव से पहले उन्होंने फोड़ा। हालांकि जो भी कौन सा उसके बम वो रहे, लेकिन हाँ, तो वही हाँ, यही तो नहीं था जो अभी चुनाव के पहले फूट गया। आप सीधा वही सीधा तो एक बड़ा जनता आरोप जानना राहुल चाहेगी गांधी पे ना लगा रहे हैं। कि राहुल गांधी इस समय देश के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना बड़ा देश में आतंकवादियों से इस देश को खतरा है। ये व्यक्ति इस देश को डुबाने के लिए हर मतलब कार्य कर रहा है। जो एलओपी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर आप ये लगा रहे हैं कि आतंकवाद जितना कंपेयर कर रहे हैं आप उन्हें। राहुल गांधी देश के लिए उतना ही खतरा है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उस देश के लिए उतना ही खतरा होता है, उसको किसी भी पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। ये देश के जो थोड़ी गलती हुई है युवाओं में, जो खटाखट के चक्कर में इनकी सत्ता बढ़ा दी, ये अपोजिशन के लायक भी नहीं है। राहुल गांधी इस तो देश के जनता ने चुना अपोजिशन है। के लायक भी अगर नहीं है। मोदी जी को जनता ने अगर मोदी जी को जनता ने चुना है तो उन्हें भी जनता ने चुना है। जनता ने बनाया इनको है नहीं ना। चुना, जनता ने इनको नहीं चुना। खटाखट के चक्कर में थोड़ा सा गलती हो गई देश के लोगों से। अच्छा, खटाखट के चक्कर में देश के लोगों से थोड़ी गलती हो गई, नहीं तो ये किसी के लायक नहीं है। और इनको जबरदस्ती जो स्थापित किया जा रहा है इस देश में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी देश के लिए उतना ही बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से बाहर जाकर के इस देश को जो खंडित करने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग करता है, उनके साथ बैठ करके देश को बदनाम करने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या आतंकवाद से कम है? अगर देश को कोई जाकर के खंडित करने, अस्थिर करने का कार्य करे विदेशी लोगों से मिल करके, अगर कोई व्यक्ति, मोदी जी भी भूटान में थे, आप मोदी इस जी भी देश में जवाब, आप इस देश की समस्या को, इस देश की जनता की समस्या को लोकसभा में उठा सकते हैं। विदेशों में जाकर के इस देश को बदनाम करने का कार्य जिस तरीके से कर रहा है, जिस तरीके से वहां के आतंकवादी लोगों से जाकर के मिल करके जो इस देश को खंडित करने में तुले, जो इस देश के विनाश का कार्य कर रहे हैं, जो इस देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ में जिस तरीके से बैठ करके राहुल गांधी कार्य कर रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं अगर वो आतंकवादियों के साथ मिलकर के इस देश को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, तो आतंकवादियों से कम नहीं है। जितना खतरा आतंकवादियों से इस देश में है, उतना ही खतरा राहुल गांधी से भी इस देश को है। राहुल गांधी से भी है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल है। राहुल गांधी इस देश के लिए उतना ही बड़ा खतरा है। इस देश को अस्थिर करने का, जिस तरीके से संवैधानिक जो पदों में बैठे लोग उनको बदनाम करने का, संवैधानिक जो व्यवस्था है उनको बदनामी करने का कार्य जो कर रहा है, जिस तरीके से देश को अस्थिर करने का कार्य कर रहा है, तो ये आतंकवादी जो गतिविधियां कर रहे हैं उनसे कोई कम कार्य नहीं कर रहे।